Morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we have already discussed that in India we are having parliamentary system of governance, and this parliamentary system of governance is different from the presidential system of governance because of some characteristics, and the most important characteristics related with that is the type of executive. There are two types of executive in the parliamentary system of governance, which are the real executive and the constitutional executive. Means इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं उसमें उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जीक्यूटिव. ओके, एग्जीक्यूटिव जनरली टू टाइप्स में डिवाइड होती है, दैट इज द constitutional executive and the real executive. Okay, along with that, as per the characteristics of this parliamentary system of governance, the executive is formed from the legislature. यानी एक और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग करती है वो है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दैट इज़ द इन दिस द एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में से ही बनता है. यानी मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो जनरली लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के लोकसभा के पार्ट होते हैं, यानी उसी से रिलेटेड होते हैं. उनका फॉर्मेशन जो होता है वो लोकसभा पे डिपेंड करता है. जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में सिस्टम बिल्कुल अलग होता है. इन दैट सिचुएशन द एग्जीक्यूटिव इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट. ओके, और इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूटिव में सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होता है, यानी दो टाइप होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव विच इज़ द प्रेसिडेंट. तो हमारा आज का जो डिस्कशन है विच इज़ रिलेटेड विद द प्रेसिडेंट, ये कम्प्लीटली बेस्ड है प्रेसिडेंट पे. ओके, तो प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, लेकिन कम्प्लीटली ब्रिटेन के सिस्टम को कॉपी नहीं किया, क्योंकि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हेड ऑफ द गवर्नेंस जो है वो किंग होता है, बट इन इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट. यानी हमने हेड ऑफ गवर्नेंस की जगह हेड ऑफ स्टेट का फॉर्मूला अडॉप्ट किया है, और हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट इज़ एन इलेक्टेड बॉडी, नॉट अ हेरिडिटरी वन, जैसे कि ब्रिटेन में राजा होता है. इज़ दैट क्लियर? तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में प्रेजेंट है. ओके, द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ प्रेजेंट इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 5 के चैप्टर 1 में मिलता है. इट इज़ इन चैप्टर 1 ऑफ 5th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इस 5th पार्ट में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 122 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया गया. मीन्स अबाउट लेजिस्लेचर, अबाउट एग्जीक्यूटिव एंड अबाउट द जुडिशरी. ओके, तो 122 तक लेजिस्लेचर का है, उसके बाद में टिल 151 वी फाइंड अबाउट द जुडिशरी. यानी 122 के बाद 123 जो है वो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है, जिसको हम अध्यादेश की पावर कहते हैं, ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं, उससे रिलेटेड है. और 124 से लेकर के रिमेनिंग 147 तक का जो पार्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और बचा हुआ 148 से लेकर 151 तक का जो पार्ट है वो कंट्रोलर जनरल से रिलेटेड है. ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर, अबाउट द पावर्स, about the qualifications, about the tenure, about re-election, conditions, payment, and different kind of things are there about which we are going to discuss here. Okay, so the first thing, the provision of president. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में क्लियरली मेंशन है that there will be a president in India, यानी भारत में एक प्रेसिडेंट होगा. there will be a president in India who will be the first citizen of the country and head of the state. यानी इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा जो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होगा और हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी इंडियन स्टेट का हेड जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट होगा. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विद आर्टिकल 53. So guys, according to article 53 of the Indian Constitution, all the executive power lies in the hands of the president. यानी इंडियन यूनियन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, दे ऑल इनहेरेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट. वो सारी किसमें समाहित होती हैं? प्रेसिडेंट. बट आर्टिकल 74 ये क्लियरली मेंशन करता है कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर in India, or we can say that there will be a council of minister which will be chaired by the prime minister, who will assist the president in his work, and president will work as per the advice of the council of minister and the prime minister. Okay, यानी 74th सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन करता है कि जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास में होती हैं वो सारी पावर्स प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग यूज़ करेगा. ओके, ये एक्चुअल जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था वो पार्ट है. उसके बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट it was made compulsory for the president to accept the advice of the council of minister. यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट को कंपेल किया गया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानेगा, यानी प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाध्य किया गया. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कंसीशन दिया गया एंड इसको थोड़ा सा एल्टर किया गया और इसमें प्रोविजन जोड़ा गया दैट एट वंस प्रेसिडेंट कुड एक्सपेक्ट reconsideration from the Council of Ministers for their advice, and if the same advice suggested by the Council of Ministers to the President, then this time he will have to accept it. Okay, यानी 1978 में 44th Constitution Amendment Act के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न बनाया गया कि यदि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देता है तो एक बार के लिए वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, बट इफ द सेम एडवाइस again proceeded by the council of minister, again considered by the council of minister, तो इस बार प्रेसिडेंट को वो एडवाइस मानना ही होगा. Is that clear guys? तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इन विच ऑल द executive powers of the central government are inherent. Okay, now the next thing is the election of the president. यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है and who is responsible for the election of the president. So guys, the electoral college for the election of the president is formed by the elected members of both the houses of the parliament and the elected members of legislatures of the states and union territories. यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इलेक्टोरल कॉलेज
electoral college for the president is formed by the elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, Lok Sabha and Rajya Sabha, along with that the elected members of state legislature, or we can say that elected members of legislative assemblies of the states. अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियरली अपने माइंड में रखना है, दैट इज ओनली इलेक्टेड मेंबर्स of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislatures are included, not the nominated members. यानी राज्य सभा के 12 nominated members, लोक सभा के 2 nominated members और state legislative assemblies में भी यदि nominated members हैं, that they are not included in the electoral college of the president. ये president के electoral college का part नहीं है. Is that clear guys? Okay. So in this way, the total number of members who take part in the election of the president from parliament, तो parliament से total number of members जो participate करते हैं वो 543 from Lok Sabha and 233 from Rajya Sabha, और इनका टोटल होता है 776. यानी 776 MPs जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्टरल कॉलेज बनाते हैं. अलॉन्ग विद दैट नियर बाय 4,120 मेंबर्स फ्रॉम द state legislatures and legislatures from the of the union territories are also responsible for the election of the president. यानी टोटल 4,120 members legislatures और legislative assemblies of states and union territories से तथा 776 members from the parliament take part in the election of president. इस वजह से electoral college में जो total strength होती है that is 4,896. Is that clear? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टरल कॉलेज होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा. लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्य, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं. इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसमें अपने को ये भी माइंड में रखना है कि यदि किसी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनात्मक लेजिस्लेचर है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ प्रेजेंट होते हैं, देन इन सच ए सिचुएशन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट. यानी nominated members of Lok Sabha, nominated members of Rajya Sabha, nominated members of Legislative Assembly and along with that members of Legislative Council are not included in the electoral college of the President. Is that clear guys? तो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्टरल कॉलेज का, जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टरल कॉलेज और निर्वाचक मंडल कैसे बनता है. अब रीड लेवल सेकंड 2017 में क्वेश्चन आया था, भारत के प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल किनसे मिलकर बनता है. इसमें ऑप्शन ए था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सभी सदस्य, ऑल दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा. थर्ड पॉइंट था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और लास्ट पॉइंट था ऑल दी मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद दैट ऑल दी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं इवन इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. ओके, तो इलेक्टरल कॉलेज आई थिंक अभी आपके माइंड में क्लियर है कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टरल कॉलेज कैसे बनता है. इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्शन प्रोसीजर. ओके, what is the election procedure for the election of the president? So guys, election procedure of the president is mentioned in article 55 of the Indian Constitution. यानी section 55
5 जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। ओके, यानी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और उनके लिए जो इलेक्शन प्रोसीजर होती है दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल proportional representation voting system by means of secret ballot। ओके, यानी आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और उसमें जो प्रोसीजर इंप्लीमेंट होता है विच इज़ सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम बाय मींस ऑफ सीक्रेट बैलेट, यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओके, सो गाइज इलेक्शन प्रोसीजर आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम बाय मींस ऑफ सीक्रेट बैलेट। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से प्रेसिडेंट का इलेक्शन चुनाव होता है, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से। इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग, द MLAs and MPs cast their vote in the election of the president, but the vote value of an MP or of an MLA is different। यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में MP और MLA दोनों ही वोट डालते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में MP और MLA की वोट वैल्यू अलग अलग होती है, एंड द वोट वैल्यू फॉर बोथ MP and MLA is decided through two different formulas which are also mentioned in article 55 of the Indian Constitution। okay, यानी आर्टिकल नंबर 55 जो है उसी में two formulas mentioned हैं which are related with the vote value of MLA and the vote value of MP। तो first thing is the vote value of an MLA। ओके, तो फर्स्ट थिंग है कि MLA की वोट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। ओके, द वोट वैल्यू ऑफ एन MLA इज डिसाइडेड थ्रू अ फॉर्मूला विच इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ओके, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन total elected members of state legislature divide with 1000। ओके, यानी MLA की वोट वैल्यू डिसाइड करने का फॉर्मूला होता है कि उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, उसको डिवाइड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स से, और उसके बाद में जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड किया जाता है। ओके, यानी कुछ मैथ्स के जैसा ही फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ थोड़ी बहुत SST में भी मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को डिवाइड किया जाता है टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कुल जनसंख्या को कुल MLAs के द्वारा डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद में जो वैल्यू आती है उसको भी 1000 से डिवाइड किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? और उसके बाद में जो वोट वैल्यू आती है वही एक MLA की वोट वैल्यू होती है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द वोट वैल्यू ऑफ एन MLA रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट can be different on the basis of the
पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, इसमें सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू जो होती है वो यूपी के एमएलए की होती है, विच इज़ नियर बाई 208, यानी एक एमएलए की वोट वैल्यू जो यूपी से रिलेटेड होता है उसकी 208 होती है। ओके, और सबसे कम वोट वैल्यू होती है सिक्किम के एमएलए की, विच इज़ जस्ट 7। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी, यानी एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। सो गाइज, एमपी की वोट वैल्यू डिसाइड करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल votes of MLAs of the state legislatures and legislatures of the union territories upon total elected members of both the houses of parliament। ओके, यानी सारे स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स के जो एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू डिसाइड होने के बाद में उन सब का जो टोटल होता है, यानी 4120 एमएलएस की वोट वैल्यू का जो टोटल होता है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स यानी 776 से डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद में जो वैल्यू आती है दैट विल बी द वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी, वो एक एमपी की वोट वैल्यू होती है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ द वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी। ओके, उसके बाद में इस इलेक्शन में विनिंग मेंबर डिसाइड करने के लिए एक मिनिमम कोटा होता है। ओके, यानी जो भी मेंबर विनर बनना चाहता है उसको एक मिनिमम कोटा स्कोर करना पड़ता है, और इस मिनिमम कोटा स्कोर करने के लिए उसको डिसाइड करने के लिए भी एक फार्मूला होता है जो विच इज़ ऑल्सो मैंशनड इन आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी सेम इसी आर्टिकल में मैंशन किया गया है। ओके, सो द फार्मूला टू डिसाइड द मिनिमम कोटा। ओके, सो गाइज, मिनिमम कोटा डिसाइड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड अपॉन टोटल सीट्स। ओके, अपॉन टोटल सीट्स +1 +1। ओके, यानी कुल वैध मत जो वैलिड वोट्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है टोटल सीट्स, यानी जितने मेंबर्स चुने जाने हैं, जितने विनिंग मेंबर्स होने हैं +1 +1, या फिर हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, कुल वैध मत अपॉन 1 +1 +1, क्योंकि विनिंग मेंबर एक ही होने वाला है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन 1 +1 +1, दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड विद डिसाइडिंग द मिनिमम कोटा। ये मिनिमम कोटा डिसाइड करने से रिलेटेड फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विद द tenure of the president. According to article 56 of the Indian constitution, the tenure of the president is 5 years, यानी इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन 5 years के लिए होता है। But before completion of this tenure, the president can submit his resignation. He can submit his resignation to the vice president. Along with that, he can be also removed through the process of impeachment. Okay, यानी या तो वो खुद अपना
रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर उनको इम्पीचमेंट के जरिए भी हटाया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द आर्टिकल रिलेटेड विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी ये प्रेसिडेंट के कार्यकाल से जुड़ा हुआ होता है जो 5 ईयर का होता है। इसके अलावा उनकी पोस्ट 3 सिचुएशंस में वैकेंट हो सकती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, या तो वो रिज़ाइन कर दें या फिर वो उनको इम्पीचमेंट के जरिए, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी के साथ में मोशन पास करके यदि प्रेसिडेंट को हटा दें तो भी प्रेसिडेंट 5 ईयर से पहले अपनी पोस्ट से हट सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 57 ही क्लियरली मेंशन करता है कि एक बार प्रेसिडेंट के बनने के बाद भी फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए एक आदमी के लिए कोई लिमिट नहीं है। एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद भी दोबारा से वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज related with the tenure of the qualifications for the post of the president, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी qualifications required होती हैं। ओके, so the qualifications for the post of president mentioned in article 58 of the Indian Constitution। article 58 जो है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी आदमी जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ओके, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसमें नेक्स्ट क्वालिफिकेशन रखी गई है कि उनकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। शुड बी ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज। along with that, as the third qualification in the constitution, it is clearly mentioned that to be a president he should possess the required qualification to be a member of लोक सभा, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए उनके पास में वो सारे क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग, और उसमें जो फोर्थ क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्लियरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 58 में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ministers of the Central Council of Minister and ministers of the State Council of Minister, Prime Minister, Chief Minister and Governor of the state are not included in the office of profit। यानी इन पद से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना अपनी उस पोस्ट से रिज़ाइन किए चुनाव लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। ओके, जैसे कि एट प्रेजेंट हमारे जो 14th प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ रामनाथ कोविंद, उन्होंने चुनाव लड़ा था, उससे पहले वो राज्यपाल थे और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया था। यदि वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन नहीं करते तो भी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते थे, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होती है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं दैट आर आर्टिकल 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंशनड है कंडीशंस जो प्रेसिडेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है कि प्रेसिडेंट जो बनता है वो लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। द प्रेसिडेंट विल रिसीव फिक्स्ड सैलरी, अलाउंसेज एंड अदर फ्री सर्विसेज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहेंगे फ्री रेजिडेंशियल यानी विदाउट रेंट उनको रेजिडेंस मिलेगा, और सैलरी और अलाउंसेस कंपेंसेशन जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है वो उनको दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद में आता है आर्टिकल 60 विच इज़ रिलेटेड विद द ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी आफ्टर द इलेक्शन प्रेसिडेंट विल टेक ऑथ इन फ्रंट ऑफ द
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यदि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश if he is absent, then he will take oath in front of the senior most judge of the Supreme Court. Okay, after that article 61 is related with the removal procedure यानी impeachment से related है, जो ये कहता है कि president can be removed by the parliament through impeachment motion, यानी दोनों houses of parliament लोकसभा और राज्यसभा यदि president के against impeachment motion पास करते हैं then he can be removed from his post. Okay, after that article 62 of the Indian Constitution clearly mention करता है कि in the situation of emergency vacancy of the post of president or in the situation of vacancy of the post of president it will be filled as soon as possible, यानी यदि प्रेसिडेंट का टेन्योर पूरा होने की वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है तो विद इन 5 ईयर यानी 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन होकर के और नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो ओथ ले लेंगे। इसके अलावा यदि इमरजेंसी यानी डेथ या रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन के जरिए यदि पोस्ट वैकेंट होती है तो विद इन 6 मंथ पोस्ट फिल किया जाना जरूरी है, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन विद इन 6 मंथ करवाए जाने कंपल्सरी होते हैं। नाउ द लास्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट if there will be any dispute related with the election of the president then it will be only investigated and decided by the resolved by the Supreme Court, यानी प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच और उसका निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। इज दैट क्लियर गाइस? सो इन दिस वे the discussion related with the post of the president has been completed. Now in the last we are going to discuss about the names of the 14 presidents of the country and इंडिया के उन 14 president के नाम जो अब तक हमारे यहाँ president बने हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट president of the country. ओके, जो 1950 से 1962 तक president थे। उनके बाद में नेक्स्ट नेम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो 1962 से 1967 तक प्रेसिडेंट थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो नेम है दैट इज़ जाकिर हुसैन 1967 टू 1969, दैन फ्रॉम 1969 टू 1974 वी गिरी। ओके, आफ्टर दैट 1974 से 1977 which is Fakhruddin Ali Ahmed. After that from 1977 to 1982 नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद 1982 to 1987 ज्ञानी जेल सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट है 1987 to 1992 that is R. Venkatraman, and from 1992 to 1997 Shankar Dayal Sharma. From 1997 to 2002 K.R. Narayanan. Then from 2002 to 7 Dr. APJ Abdul Kalam. Then from 2007 to 2012 Pratibha Devi Singh Patil. From 2012 to 2017 Pranab Mukherjee, and from 2017 till present Ramnath Kovind. So in this way till now we have 14 presidents, यानी अब तक हमारे यहाँ पे टोटल 14 प्रेसिडेंट्स हुए हैं। उनमें जो मेजर फैक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए इंडियन प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल एमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई थी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के टाइम में। सबसे पहले एज अ प्रेसिडेंट जो डेथ होती है वो जाकिर हुसैन की होती है, और सबसे पहले इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसके अलावा 1969 में फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट यानी कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में, वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो 1969 में होता है।
इज दैट क्लियर? इसके अलावा वीवी गिरी, वो पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी पोस्ट यानी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन किया था. ओके, so I hope this video will help you a lot to increase your knowledge, and if there will be any doubt in your mind while watching this video, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. About the remaining things about president we'll discuss in the next video. Till then, stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.